आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो आपको वन लाइनर कहिए या फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो आपको हर एक जो जुडिशरी के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो लॉ से रिलेटेड जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो प्रीलिम्स वगैरह में, आप वहाँ पे इसको वीडियो को देख करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जैसे एआईबी का एग्ज़ाम वगैरह होता है, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन से कम 10 क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव को वन लाइनर में आपको बताऊँगा मैं, और जो भी इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मनी ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स के कितने ऑर्गेन्स है, कितने अंग हैं। तो आपको तो पता ही होगा 3 है। 3 में से कौन है? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा देखिए, टोटल ओरिजिनली आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बना तो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? तो कितने थे? 395। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट टोटल अमेंडमेंट कितने हो चुके? 105। तो टोटल अमेंडमेंट कितने हुए? 105 अमेंडमेंट होने के बाद अभी 448 आर्टिकल हमारे संविधान में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आवर आफ्टर अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन होने के बाद जो टोटल अमेंडमेंट्स के बाद हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हो गए? 448, 448 अनुच्छेद अभी हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, टोटल पार्ट्स एंड शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अभी की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। और कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, टोटल अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हमारे संविधान में कितना अमेंडमेंट्स हो चुका? 105 अमेंडमेंट्स हो चुका। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि संविधान में कितने अमेंडमेंट टोटल हो चुके, तो टोटल 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुका है। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, हमारा संविधान को कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और आगे क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, जो भारतीय संविधान के जो बनाने में उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो उसका आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टोटल मेकिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेते कि संविधान बनने में कितना दिन लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम, हमारे भारतीय संविधान में कितनी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो इसको कहाँ से लिया गया? इसको लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि कंकरेंट लिस्ट को कहाँ से बोरोड किया गया, तो उसको कहाँ से बोरोड किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल बोरोड फ्रॉम, कि ये जो प्रीएम्बल है ना, क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके लैंग्वेज को कहाँ से लिया गया है? उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम, जो हमारे भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको किस कंट्री से लिया गया है? उसको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अब हमारे भारतीय संविधान में अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करें तो कौन आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 54 अगर आप देखेंगे तो वो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के बारे में बात करता है। अब देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से बोरोड किया गया? तो इसको बोरोड कहाँ से किया गया? आयरलैंड से किया गया। आप डीपीएसपी जो हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन आर्टिकल्स है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डील करता है हमारे भारतीय संविधान में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, हमारे भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया? संशोधन का प्रोविजन वो लिया गया आपको साउथ अफ्रीका से। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट को डील करता है। और कितने तरह का अमेंडमेंट होता है? एक तो क्या होता है, अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी से होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या बोलते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का क्या रेक्टिफिकेशन चाहिए। ये 3 तरीके से अमेंडमेंट्स होता है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम,
तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया, रसिया से लिया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक मेनली क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। अब आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स फ्रॉम, कहाँ से लिया गया ये? कि केंद्र के पास भी शक्ति होगा और स्टेट के पास भी शक्ति होगा। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मन से लिया गया, ये इसका आंसर है। और ये इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 360 तक ये डील करता है। किसको? इमरजेंसी के प्रोविजन को। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 जब इमरजेंसी लगेगा उस टाइम में दोनों आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या डील करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ये आर्टिकल 20 डील करता है। आर्टिकल 21 क्या डील करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो मेनका गांधी का, याद रखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि क्या होगा, कोई भी प्रोसीजर होगा तो क्या होगा? जस्ट, फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, जब मेनका गांधी का केस आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी लॉ का प्रोसीजर होगा तो वो क्या होना चाहिए? जस्ट, फेयर और रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वालिटी बोरोड फ्रॉम। हमारे संविधान में जो टर्म इक्वालिटी है ये आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14 में भी देखने को मिलेगा। आर्टिकल 14 दो तरीके की बात करती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और टर्म आपको इक्वालिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हमारे भारतीय संविधान में। और कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। रूल ऑफ लॉ का मतलब भारत में क्या है? कानून का शासन है, रूल ऑफ किंग नहीं है। जब आप आर्टिकल 14 आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिखता है, क्योंकि हमारे भारत में कानून का शासन है, रूल ऑफ किंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है, एकल नागरिकता का प्रोविजन कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। और हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, कोई भी व्यक्ति नागरिक होगा भारत का नागरिक होगा, ना कि कोई भारत का नागरिक अलग, यूनियन का नागरिक अलग है और स्टेट का नागरिक अलग होगा, अमेरिका का जैसा। अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, लेकिन हमारे भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। और ये सिटीजनशिप का प्रोविजन जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 5 to 11 उसको सिटीजनशिप को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम। हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था चल रही है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। और हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीट बोरोड फ्रॉम। ये रीट जो हमारे भारतीय संविधान में, जब हम आर्टिकल 32 देखते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज या वायलेट्स करता है तो हम अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं। तो ये रीट का प्रोविजन कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए। कहाँ से लिया गया? यूएसए। हमारे भारत का संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि जो हमारे जुडिशरी जो होंगे ना, वो अदर जो ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट्स के, उससे क्या होंगे? इंडिपेंडेंस होंगे। ये आपको जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक अगर पढ़ते हैं तो वहाँ आपको देखने को आर्टिकल 50 जब देखेंगे तो वहाँ आपको ये प्रोविजन मिलेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोरोड फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया?
यूएसए से लिया गया है। तो जब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू को डील करता है। आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, आर्टिकल 145, आर्टिकल 246, आर्टिकल 254, आर्टिकल 251, आर्टिकल 372। ये जो आर्टिकल्स जितने हैं ना, ये जुडिशियल रिव्यू को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोरोड फ्रॉम। अगर हम सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 पार्ट 5 जो है ये सुप्रीम कोर्ट्स के प्रोविजन को डील करता है। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम। प्रियम्बल जो हमारे भारतीय संविधान का, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से। लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट्स की अगर भारतीय संविधान में बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक डील करता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेपरेशन ऑफ पावर बोरोड फ्रॉम। ये सेपरेशन ऑफ पावर बोरोड फ्रॉम कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 इसको डील करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इन विच की कोर्ट held that the preamble is not part of constitution। किस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो ये किस केस में कहा गया? बेरुबारी केस पे। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल क्या है? एक की है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये री बेरुबारी केस आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये टर्म मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले केस में, बेरुबारी के केस में क्या कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन इस केस में क्या कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस केस में? केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, हमारे संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द टर्म सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट टर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रियम्बल जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सोशलिस्ट टर्म आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये किस केस में डिसीजन हुआ था? एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये टर्म आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द वर्ड सेक्युलर स्टेट। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर स्टेट को डिफाइन किया और बताया? ये एसटी जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में इस टर्म को डिफाइन किया गया। हमारा भारत क्या है? सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब ए कंट्री विच हैज़ नॉट इट्स ओन रिलीजन। कोई एक देश है जिसका कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग, धार्मिक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। इसीलिए हमारा भारत क्या? सेक्युलर स्टेट है। और ये सेक्युलर स्टेट टर्म आपको कहाँ दिखेगा? प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमेंडमेंट इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स इन प्रियम्बल। वह कौन सा संविधान का संशोधन है जिसके अंतर्गत 3 प्रियम्बल में वर्ड जोड़े गए थे? तो वो कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट 42, जिसके अंतर्गत कौन सा वर्ड जो ऐड किए गए थे? देखिए, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी बाय विच अमेंडमेंट्स। इससे पहले क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन इसी का बन गया आपको कौन कि ये 3 वर्ड जो है किससे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे? वो कौन से वर्ड थे? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। ये 42वां संशोधन करके संविधान में हमारा प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्युलरिज्म हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग दैट ए डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवार्ड डिफरेंट रिलीजन। किस केस में ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म की अगर बात करते हैं उसका मीनिंग क्या होगा कि हर एक धर्म का क्या करना है? इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो ये एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 1 to 4 डील्स अबाउट। जब हम संविधान का आर्टिकल 1 to 4 पढ़ेंगे तो वो किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत और राज्यों का संघ होगा, इससे डील करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द ट्री। यहाँ पे ट्री लिखा गया, यहाँ 3 होगा। 3 कैटेगरीज एंड प्लेस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट प्रिस्क्राइब इन द फर्स्ट शेड्यूल्स। कौन से संविधान के संशोधन में जो 3 कैटेगरीज जो थे उनको
एबोलिश किया गया और उसको फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया। पहले क्या था ना, स्टेट 3 भागों कैटेगरी में बटा हुआ था, जैसे ABC, लेकिन संविधान के 7वां संशोधन करके 1956 में वो जितने यूनियन और स्टेट्स हैं सबको फर्स्ट शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट डील्स अबाउट यूनियन एंड टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट यूनियन टेरिटरी को डील करता है, जो पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 to 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल डील्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स। संविधान में कौन सा अनुच्छेद ये डील करता है एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2। इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको डील करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा और एग्जिस्टिंग स्टेट। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील अबाउट, संविधान का पार्ट 2 किसको डील करता है, सिटीजनशिप को डील करता है। सिटीजनशिप कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील अबाउट सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिटीजनशिप डील करता है, तो आर्टिकल कौन सा है, 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू पार्लियामेंट्स मेक्स लॉ फॉर सिटीजनशिप। अगर भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट्स को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई कानून बना सकता है, तो आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन इंडिया आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज वन डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल ऑफ इंडिया। किस केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत किसी का डोमिसाइल क्या होना चाहिए, एक डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल क्या होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। तो ये क्यों, कौन सा केस था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट, जो हमारे भारतीय संविधान का पार्ट 3 क्या डील करता है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 12 डील्स अबाउट, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या डील करता है, स्टेट को डील करता है। याद रखिए किसको डील करता है, स्टेट को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म स्टेट अंडर विच आर्टिकल। अगर हम स्टेट टर्म की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में दिया गया, ये आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील अबाउट लॉ। हमारे भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल्स है जो किसके बारे में डील करता है, लॉ के बारे में, जैसे लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस और रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 13 इसको डील करता है। इन विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मस्ट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जस्टिस होगा क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ये मेनका गांधी के केस में गया था, कहा गया था। ये आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनील बत्रा केस इज रिलेटेड टू। ये सुनील बत्रा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किससे रिलेटेड है, हेबियस कॉर्पस केस से रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या बोलते हैं कि रिट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला रिट्स क्या हमारा हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। ये सुनील बत्रा केस इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द राइट टू प्रॉपर्टी। हमारे भारतीय संविधान के किस संशोधन में जो हमारे प्रॉपर्टी जो क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, बाय 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल हैज़ बीन ओमिटेड। को 44वां संशोधन के द्वारा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, किस आर्टिकल को हटाया गया, तो आर्टिकल 31 याद रखिएगा। और आर्टिकल 19 में आपको क्या बोलते हैं, आर्टिकल 9 क्लास 1 सब क्लास F के अंतर्गत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको रिमूव किया गया था, और उसे कहाँ ले आकर के जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300A, जिसके अंतर्गत सरकार को ये पावर मिला कि अगर पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए सरकार अगर कोई जमीन लेना चाहे तो वो ले सकती है, ठीक है। वो हमारा क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं, वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया और लीगल राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं, सब क्लास 1 सब क्लास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अनुच्छेद आर्टिकल जो 19 है जिसके अंतर्गत कितने वहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो कितने हैं, 6 हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा रिलेटेड टू विच डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3-4 डॉक्ट्रिन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ये केस है। तो किस केस में कहा गया रिलेटेड है,
ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमेश थापर वर्सेस केस रिलेटेड किससे है? ये रमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ये किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये केस लॉ आपको देखने को मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस से रिलेटेड है, या आपको विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास दिख जाए तो आप उस पर टिक करके आएंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इंपॉर्टेंट केसेस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से लेकर के इंपॉर्टेंट केस कौन सा था? बासेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस था। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को वेव मतलब छोड़ नहीं सकता। जैसे राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू डाई नहीं है। ठीक है, ये केस लॉ इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, विच डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट टू टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट। किस डॉक्ट्रिन के द्वारा क्या बोलते हैं कि हमारे जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स अगर किसी लॉ को अगर टेस्ट करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेंगे, तो वो कौन सा डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। ये याद रखिएगा, ये भी एक डॉक्ट्रिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट द थर्ड जेंडर। ये थर्ड जेंडर का जो प्रोविजन है ना, ये किससे आया था? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले थर्ड जेंडर को क्या था? मान्यता प्राप्त नहीं था, है ना। अब थर्ड जेंडर को क्या है? मान्यता प्राप्त है। उसको भी किसी इंस्टीट्यूशनल में अधिकार मिलेगा एडमिशन का, उसको भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रोजी रोजगार मिलेगा। आप जब कोई फॉर्म वगैरह भरेंगे ना, तो पहले आता था क्या? मेल फीमेल, लेकिन अब थर्ड जेंडर का भी प्रोविजन वहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस है, इन विच केस बार ऑन इनरोलमेंट एज द एडवोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एज। किस केस में कहा गया था कि इनरोलमेंट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है एडवोकेट का, तो उसका एज को फिक्स कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये कौन सा केस था? इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केस कॉन्स्टिट्यूशन नॉन एज दी मंडल कमीशन केस। कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा केस है जिसको मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये एग्जाम में बार बार आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोराजन रिलेटेड टू किससे? ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है। ये केस लॉ जब आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ। हमारे जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने हैं? तो 97 टोटल दिए गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स आपको बताए, जो कि आपको किसी भी क्या बोलते हैं कि जुडिशरी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई जेएलओ हो, या फिर क्या बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी लीगल रिलेटेड एग्जाम हो, या फिर आप इंडियन पॉलिटी में आप समझ सकते हैं यूपीएससी लेवल पे, या कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या बोलते हैं कि एमसीक्यू क्या बोलते हैं कि डेली बेसिस पे हम कराएंगे। अभी जैसे कि आपको एआईबी का एग्ज़ाम आने वाला है, उससे रिलेटेड आपको जितने भी वीडियोज़ वगैरह होंगे हम आपको डेली अपलोड कराएंगे। आप इस वीडियो को देखें। अगर हमारे वीडियो में कुछ कंटेंट वगैरह अच्छा अगर आपको लगा हो तो हमारे चैनल को क्या करें, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।